पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, अपने आप आंसर हो गया। अगला सवाल आपके सामने है, एक बार देखेंगे और अपने आप खुद से आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ठीक है ना दोस्त? तो बताना एक बार मुझे कि ये जो हमारा सवाल है, इस सवाल का एकदम सही, परफेक्ट, बढ़िया उत्तर क्या होगा आपका। बताएं एक बार। ठीक है भैया, बताएंगे एक बार क्या होगा सवाल का आंसर। चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, एक केबी किसके बराबर होती है? तो हम कहेंगे एक केबी 1024 बाइट के बराबर होती है। एक गीगाबाइट में क्या होता है? 1024 एमबी होती है। एक टेराबाइट में क्या होता है? 1024 जीबी होती है। और एक गीगाबाइट में, एक मेगाबाइट में क्या होता है? 1024 केबी होती है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, और तीसरे का चौथा, डी का तीसरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, हम बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी की, कि अगर यूनिट्स ऑफ मेमोरी से 50 सवाल भी दे दिए जाएं तो आपसे गलत ना हो, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी की। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, एक बार आप मुझे बताएंगे। तो आप कहोगे मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो होती है हमारी बिट। बिट से बड़ी यूनिट कौन सी होती है दोस्त? तो हम कहेंगे बिट से बड़ी यूनिट हमारी होती है निबल। निबल से बड़ी यूनिट कौन सी होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे बाइट। बाइट से बड़ी यूनिट कौन सी होती है? केबी। केबी से बड़ी यूनिट कौन सी होती है? एमबी। एमबी से बड़ी यूनिट कौन सी होगी? जीबी। जीबी से बड़ी यूनिट कौन सी होगी? टीबी। टीबी से बड़ी यूनिट कौन सी होगी? पीबी। पीबी से बड़ी यूनिट कौन सी होगी? ईबी। ईबी से बड़ी यूनिट कौन सी होगी? जेडबी। जेडबी से बड़ी यूनिट कौन सी होगी? वाईबी। वाईबी से बड़ी यूनिट कौन सी होगी? बीबी। और बीबी से बड़ी यूनिट कौन सी होगी? जी ऑफ बाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी है उसका एक पूरा सीक्वेंस निकल करके आता है। सबसे छोटी बिट, उससे बड़ी हमारी कौन सी? निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योट्टाबाइट, ब्रोंटाबाइट और जियोबाइट, ये हमारा होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बिट, एक निबल, एक बाइट, एक केबी, एक एमबी, एक जीबी, एक टीबी, एक पीबी, एक ईबी, एक जेटाबाइट, एक योट्टाबाइट, एक ब्रोंटाबाइट, एक जियोबाइट किससे मिलकर के बनता है? तो आप कहेंगे भैया जो बिट है हमारी, ये 0 और 1, टू बाइनरी डिजिट से मिलकर के बनती है। किससे मेरे भाई? तो हम कहेंगे 0 और 1 टू बाइनरी डिजिट से मिलकर के बनती है हमारी एक बिट। एक निबल हमारा किससे मिलकर के बनता है? तो जब ऐसी 4 बिट मिल जाती हैं तो एक निबल बन जाता है, और जब ऐसी 8 बिट्स मिल जाती हैं तो एक बाइट बन जाता है। जब ऐसी 1024 बाइट मिल जाती हैं तो हमारा एक केबी बनता है। जब अब यहाँ से 1024 का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ठीक पीछे वाली यूनिट, यानी कि 1024 केबी से मिलकर एक एमबी बनेगा, 1024 एमबी से मिलकर एक जीबी बनेगी, 1024 जीबी से मिलकर एक टीबी बनेगी, 1024 पीबी टीबी से मिलकर एक पीबी बनता है हमारा, और 1024 पीबी से मिलकर एक ईबी बनेगा, 1024 ईबी से मिलकर एक जेट्टाबाइट बनेगा, और 1024 योट्टाबाइट, 1024 जेट्टाबाइट से मिलकर एक योट्टाबाइट बनता है, 1024 योट्टाबाइट से मिलकर के एक ब्रोंटाबाइट बनता है, और 1024 ब्रोंटाबाइट से मिलकर के एक जियोबाइट हमारा बन रहा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 2 की पावर 10 लिख दो या 1024 लिख दो, बात एक ही होती है। यानी कि अगर आप 2 का गुणा लगातार 10 बार करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, 2 की पावर 10 के बराबर क्या होता है मेरे भाई? हम कहेंगे 1024 होता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े तो जहां जहां 1024 लिखा है वहां आप 2 की पावर 10 भी लिख सकते हो। बाइट, 2 की पावर 10 केबी, 2 की पावर 10 एमबी, 2 की पावर 10 जीबी, 2 की पावर 10 टीबी, मतलब तब भी ये हमारा सही होगा, है ना। चाहे 1024 लिख लो, चाहे 2 की पावर 10 लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर यहाँ भी नहीं रुकता, एग्जामिनर यहाँ भी नहीं रुकता और वो कहता है कि मुझे तो बाइट्स में आंसर चाहिए। किसमें आंसर चाहिए मेरे भाई? बाइट में आंसर चाहिए। बाइट में आंसर चाहिए का मतलब भैया ये है कि मुझे एक केबी में 1024 बाइट होते हैं या 2 की पावर 10 बाइट होते हैं, एक एमबी में कितने बाइट होते हैं? तो यहां लिखेंगे एक केबी में 2 की पावर 10 बाइट। ये 2 की पावर 10 वाली जो पावर है ना, बढ़ती चली जाएगी,
एक एमबी में 2 की पावर 20 बाइट, एक जीबी में हमारा 2 की पावर 30 बाइट, एक टीबी में हमारा 2 की पावर 40 बाइट, एक पीबी में हमारा 2 की पावर 50 बाइट, एक पीबी में 2 की पावर 50 बाइट, एक ईबी में हमारा 2 की पावर 60 बाइट, एक जेडबी में हमारा 2 की पावर 70 बाइट, एक योट्टा बाइट में हमारा 2 की पावर 80 बाइट, एक ब्रोंटा बाइट में 2 की पावर 90 बाइट, और लास्ट वाले में हमारा, अगर आपसे पूछा जाए एक जियोब बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो हम कहेंगे 2 की पावर 100 बाइट होते हैं। कितने होते हैं? 2 की पावर 100 बाइट होते हैं। एक एमबी में कितने बाइट होते हैं अगर वैसे पूछे तो 1 मिलियन बाइट होता है। 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है हमारा एक एमबी। एक वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। बताओ क्या होगा हमारा इस सवाल का आंसर, है ना मेरे भाई? ये जो हमारा सवाल है, इस सवाल का आंसर क्या होगा एक बार अच्छे से और आराम से पढ़ करके बताएंगे। कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको थोड़ा बहुत, तो रिवाइज कर लो अच्छे से, मतलब एक बार ढंग से पढ़ लो सवाल को और फिर बताओ आंसर क्या होगा। है ना? चलो, तो यहाँ पर क्या कहा गया है आपसे? आप कहेंगे सबसे मेन बात जो आपको यहाँ पर चल रही है वो ये है कि रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो वह कौन सी रैम है जिसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता? वो होती है हमारी एस रैम। तो इस सवाल का आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्त? एस रैम हमारा यहाँ पर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सवाल बना कहाँ से है? तो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी को हम कितने भागों में बांटते हैं? आप कहेंगे भैया मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है मेरे भाई हमारी प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जैसे हम हिंदी में प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी कहते हैं। अब जो प्राइमरी मेमोरी है इसे हम दो भागों में बांट रहे होते हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारी रैम और एक होती है हमारी रोम। एक होती है रैम, एक होती है रोम। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से तीन भाग हैं भैया? तो एक है हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज, एक है हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज, एक है हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज, और एक है हमारा फ्लैश स्टोरेज। कौन सा? एक है हमारा फ्लैश स्टोरेज। अब जो रैम है हमारी, इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। जबकि जो पी रोम है हमारी, इसे हम तीन भाग, जो रोम है हमारी इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। और मेरे भाई क्या? तो हम कहेंगे डबल ईपी रोम। जबकि मैग्नेटिक स्टोरेज में उदाहरण होता है हमारा एफडीडी का, एचडीडी का, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में हमारा नाम आता है सीडी, डीवीडी, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू और बीडी, है ना? ये जो हैं हमारे, ये जितने भी, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज के उदाहरण हैं। और फ्लैश के अंदर नाम आता है यूएसबी का, और एसएसडी जो है हमारी, ये भी एक प्रकार का फ्लैश स्टोरेज का ही उदाहरण है। ठीक है। अब जो डी रैम है हमारी, आप देखेंगे कि डी रैम को भी हम और भागों में बांटते हैं। एक होती है हमारी ए डी रैम, एक होती है एस डी रैम। तो एक तो इनकी फुल फॉर्म आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो इनकी क्या पूछ ली जाती है? नॉर्मली फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो कौन कौन चाहता है कि इनकी फुल फॉर्म का रिवीजन कराया जाए या फिर नहीं कराया जाए? आता है आपको, बताओ कैसे करोगे, है ना? तो आप कहोगे कि भैया देखो, जितनी भी प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर को चलने के लिए इनकी जरूरत होती है। बिना इनके कंप्यूटर चल नहीं सकता। ये बैकअप करती हैं हमारे कंप्यूटर की सहायता, ये कर रही होती हैं। ठीक है भैया। आगे अगर हम बढ़े, डी रैम, एस रैम, पी रोम, ईपी रोम, ये हो गया हमारा सारा सारा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ, पहले आप इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। एक बार थोड़ा समय जरूर लगेगा चीज़ों में, लेकिन चीज़ें ऐसे साफ होती चली जाएंगी, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो रैम की फुल फॉर्म, एस रैम की फुल फॉर्म, डी रैम की फुल फॉर्म, ए डी रैम की फुल फॉर्म, एस डी रैम की फुल फॉर्म, रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। साथ में आप मुझे बताएंगे सी डी, नहीं, एफ डी डी, एफ डी डी, एच डी डी और एस एस डी
CD, CDR, CDRW, DVD, BD, USB, VM और वॉम। ये सारी की सारी फुल फॉर्म आपको एक तरफ से लिखते चले जाना है, ठीक है, एक तरफ से लिखते चले जाना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अपने इन कोमल कोमल हाथों को क्यों ही कष्ट दूं, तो आप एटलीस्ट अपने मन में बोल लो, लेकिन बोलो जरूर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो रैम है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि रैम की फुल फॉर्म होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम की फुल फॉर्म होती है हमारी स्टैटिक रैम। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम। डी रैम की हमारी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एडी रैम की फुल फॉर्म होती है असिंक्रोनस, असिंक्रोनस डी रैम। और एस डी रैम की फुल फॉर्म होती है हमारी सिंक्रोनस डी रैम। रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे रीड ओनली मेमोरी होती है हमारे। रोम की फुल फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? तो हम कहेंगे रीड ओनली मेमोरी है। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे कि प्रोग्रामेबल रोम है, प्रोग्रामेबल रोम है, रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे इरेजेबल पी रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है हमारा डबल ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। एफडीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ना। एफडीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। एसडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव है। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है। सीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क है। और CDRW की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल हो जाएगी। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क मेरे भाई क्या होगी? रिकॉर्डेबल हो जाएगी। CDRW की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे CD री राइटेबल हो जाएगी, री राइटेबल। और अगर मैं बात करूँ DVD की फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। और BD की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे ब्लू रे डिस्क है, ब्लू रे डिस्क। अगर मैं USB की बात करता हूँ तो यूनिवर्सल सीरियल बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। VM की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है। और वॉम की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस और रीड मैनी, यानी कि एक बार पढ़ो और एक बार लिखो और बार बार पढ़ो, राइट वंस रीड मैनी। तो ये हमारी ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं? इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एक सीडी होती है इसमें कितना डेटा आ जाता है, तो आप याद रखना कि एक सीडी जो होती है इसमें 700 MB तक का डेटा ये स्टोर कर पाती है। जबकि जो एक डीवीडी होती है ये हमारी 4.7 GB तक के डेटा को स्टोर कर लेती है। जबकि जो एफडीडी होती है तो याद रखेंगे कि 3.5 इंच की एफडीडी मात्र 1.44 MB डेटा ही स्टोर करके रखती है। कितना? 1.44 MB डेटा ही स्टोर करके रखती है। सीडी हो, डीवीडी हो, ये जितनी भी कैसेट्स होती हैं इनका व्यास कितना होता है? तो हम याद रखेंगे 12 सेंटीमीटर व्यास होता है इनका, है ना। क्या होता है मेरे भाई? 12 सेंटीमीटर व्यास होता है हमारा। अगर मैं इसमें बात करूं तो आप देखेंगे कि एस रैम और डी रैम में ज्यादा तेज कौन सी है? तो एस रैम ज्यादा तेज होती है, ये महंगी भी होती है। एस रैम ज्यादा तेज है, महंगी है। जबकि डी रैम हमारी सस्ती है और कैसी है? धीमी है। एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे अगर मैं आपसे पूछूं पी रोम, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें मौजूद डेटा को बस एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके बाद इसमें मौजूद डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। जबकि ईपी रोम क्या है हमारा? तो हम कहेंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। एस रैम, तो एस रैम ही तो लिखा है मैंने, कहां पर आप बता रहे हो? अब ईपीरोम क्या है? इसमें मौजूद डेटा को पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जाता है, यानी कि यूवी रेडिएशन आपको जहां मिल जाएगा वहां पर हमारा आंसर ईपीरोम हो जाएगा। और डबल ईपीरोम में लाइट के माध्यम से चीजें की जाती हैं, है ना। लाइट के माध्यम से चीजें की जाती हैं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया? एसरैम हो गया। ये हमारी सारी की सारी बात आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्लियर कर ली।
अब आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑफिस के कामों में प्रयोग होने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में जो रैम का साइज होता है वो कितना होता है। तो जनरली जो रैम होती है वो महंगी होती है ना। जो रैम होती है वो महंगी होती है और जनरली 4 GB 16 GB तक की ही रैम हम यूज कर रहे होते हैं। कौन सी ड्राइव प्लीटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है ना। बताओ कौन सी डिवाइस ऐसी है इसमें जो प्लीटर नामक के उससे बनी हुई होती है डिस्क से। तो आप क्या कहिएगा, आप कहेंगे भैया जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है इसके अंदर एक गोल घूमने वाली कैसेट लगी होती है और उसके घूमने की स्पीड को आरपीएम में मापा जाता है। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट होती है इसकी फुल फॉर्म हमारी। ठीक है, याद रखना एसएसडी और एचडीडी के बारे में आपसे पूछ सकता है कि एसएसडी ज्यादा बढ़िया है या एचडीडी, हार्ड डिस्क ज्यादा बढ़िया है या एसएसडी ज्यादा बढ़िया है। तो हम कहेंगे तेज, तेज और महंगी। तेज है और कैसी है मेरे भाई, हमारी महंगी है। वो कौन सी है, वो एसएसडी है। जबकि एचडीडी हमारी कैसी है, तो हम कहेंगे ये धीमी है और सस्ती है। धीमी है और सस्ती है। इसमें ज़्यादा स्टोरेज आ जाता है, किसमें, इसमें ज़्यादा स्टोरेज हमारा आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कम स्टोरेज आता है, इसमें कम स्टोरेज आता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ एचडीडी और एचडीडी में डिफरेंस के बारे में, तो आप कहेंगे कि ज़्यादा स्टोरेज कम स्टोरेज हो गया हमारा। इसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं, मतलब इसके अंदर एक कैसेट घूमती है। इसके अंदर मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसके अंदर एक गोल गोल कैसेट घूमती है जो कि आपका आवाज करती है, गर्मी फेंकती है। जबकि इसके अंदर कोई कैसेट नहीं घूमती, कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, जिस वजह से ये जल्दी खराब नहीं होती, ये जल्दी खराब हमारी हो जाती है। ज्यादा बेहतर कौन सी है वर्तमान दृष्टि के अनुसार, तो हमारी एसएसडी जो है ये हमारी ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको वो बता रहा था, क्या कहते हैं उसे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वहां पर दो नाम थे, एक था नाम था पीडीए, एक नाम था पीसी। इन दोनों की फुल फॉर्म एक बार आप मुझे बताएंगे क्या होगा। ठीक है भैया, चलो तो आगे बढ़े अब हम यहाँ पर। ओके दोस्त, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पीडीए की जो फुल फॉर्म होती है हमारी, वो क्या होती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। पर्सनल डिजिटल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। जबकि जो पीसी है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होगी दोस्त, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी पर्सनल कंप्यूटर। मेमोरी वाला पूरा ही चैप्टर लगभग में मैंने आपको करवा दिया। अब थोड़ी सी स्पीड में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेमोरी वाला चैप्टर हो चुका है, तो सवाल करने में अब हमें दिक्कत नहीं आएगी, ना ही हमें एक्सप्लेन चीजें करनी पड़ेंगी। तो सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसएसडी आर ट्रू। एसएसडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अनुक्रमिक डेटा एक्सेस के लिए एसएसडी एसडीडी की तुलना में धीमी होती है। एसएसडी आर स्लोअर देन एसडीडी, एसएसडी एसडीडी से धीमी है, गलत है, यही बात। एसएसडी नैंड आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, सही है। एसएसडी में कोई मूविंग भाग नहीं होता, जबकि एसडीडी की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है, सही बात है। और एसएसडी एसडीडी की तुलना में कम बिजली की खपत करता है, सही बात है। तो हम कहेंगे 2 3 और 4 सही है, कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैश मेमोरी से रिलेटेड है और पूरा कैश मेमोरी में आपको पढ़ा चुका हूं। तो बताएंगे कैश मेमोरी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, जी हाँ होती है, रैम से तेज, सही है। कैश मेमोरी त्वरित एक्सेस के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को स्टोर करती है। कैश मेमोरी स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फॉर क्विक एक्सेस, जी हाँ। कैश मेमोरी कैन ओनली बी लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू, ये बात गलत है। कैश मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, ये बात भी कैसी है, गलत है। तो तीसरा और चौथा गलत है हमारा, डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी इस सवाल का आंसर सही होगा, बाकी गलत है। अच्छा अगर मैं स्पीड के अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि सबसे तेज कौन सी है, तो याद रखना रजिस्टर जो मेमोरी है ये हमारी सबसे तेज है। इसके बाद नंबर आता है कैश का, और फिर उसके बाद नंबर आता है रैम का, और फिर इस हिसाब से सबसे लास्ट में जो सबसे कम स्पीड होती है वो मैग्नेटिक टेप की होती है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डीकंप्रेशन का क्या काम होता है बताओ।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीकंप्रेशन यूटिलिटीज। यूटिलिटीज जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, उनमें डी एक चीज होती है कंप्रेशन, एक होता है कंप्रेस्ड, एक होता है डीकंप्रेस। तो इनका क्या मतलब होता है, देखो कंप्रेशन क्या होता है आपका, कि ये सवाल आपसे सीजीएल मेंस में पूछा गया था अभी 2019 वाले में भी, सॉरी 19 जनवरी को पेपर हुआ था आई थिंक, 19 या 20 जनवरी को, इसी 2026 में। तो कंप्रेस का मतलब होता है कि किसी फाइल को, जैसे जब ये फाइल आपकी मैं सेव करूंगा पीडीएफ आप लोगों को देने के लिए, तो ये पीडीएफ लगभग लगभग 300-400 एमबी की सेव होगी, 500 एमबी की सेव होगी। अब इतनी बड़ी फाइल को कम एमबी, 10-15 एमबी में करने के लिए हम उसे कंप्रेस कर रहे होते हैं, यानी कि उसे सिकोड़ देते हैं, जिससे कि क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और साइज थोड़ा कम हो जाता है। और उसी कंप्रेस की हुई फाइल को वापस से डीकंप्रेस करने का मतलब क्या है ना, वापस से डीकंप्रेस करने का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे वापस से डीकंप्रेस करने का मतलब है कि कंप्रेस की हुई फाइल को, संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित करने के लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, कंपाइलर क्या है बताओ। कंपाइलर एक प्रकार का क्या है, ये आपसे पूछा गया है, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज कंपाइलर। ठीक है दोस्त, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का एक भाग है तो सही, लेकिन हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने का प्रोग्राम है, जी हाँ। अगर ज्यादा सही उत्तर देखोगे तो वो हमारा ऑप्शन सी बनेगा कि कंपाइलर क्या है। ठीक है, ये बात आती कहाँ से है, तो एक बार हम थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन वही बात कि सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, बस फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, है ना, कि सिर्फ बस क्वेश्चन आए टिक लगा दिए, नहीं, प्रॉपर चैप्टर खत्म। देखो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बांट रहे होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, तो एक होता है मेरे भाई हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है दोस्त हमारा कौन सा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा मेरे भाई, एक होता है हमारा यहाँ पर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, तो अब आप आगे देखोगे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसे हम 2 भागों में बांट रहे होते हैं। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो होता है दोस्त हमारा कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है मेरे भाई हमारा कौन सा, एक होता है हमारा ट्रांसलेटर। कौन सा मेरे भाई, एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है हमारा ट्रांसलेटर। तो जो ये ट्रांसलेटर है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मेरे भाई हमारा कंपाइलर, एक होता है हमारा असेंबलर, और एक होता है हमारा इंटरप्रेटर। एक होता है असेंबलर और एक होता है हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को एच HLL को, सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस अलग अलग तरीके के होते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो जो हमारे कंप्यूटर की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, वे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप टूल, है ना, फायरवॉल हो गया हमारा फायरवॉल। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो डिस्क मैनेजमेंट टूल, है ना, डिस्क मैनेजमेंट टूल, कंप्रेशन टूल, है ना, फाइल कंप्रेशन, फाइल मैनेजमेंट, फाइल कंप्रेशन टूल। इस प्रकार की जो हमारे कंप्यूटर की देखरेख करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में को अच्छे से सही से चलाने में हमारी मदद करते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारा कंप्यूटर बिना किनके नहीं चल सकता, तो हमारा कंप्यूटर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलने की सोच भी नहीं सकता। हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कंपाइलर जो है हमारा कंपाइलर, तो ये कंपाइलर की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, तो ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करके ट्रांसलेट, एक साथ पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करके ट्रांसलेट करने का जो काम है मेरे भाई, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करके ट्रांसलेट करने का जो काम है वो कंपाइलर का होता है। जबकि इंटरप्रेटर इसी काम को लाइन बाय लाइन करता है, पहले एक लाइन पढ़ेगा उसे ट्रांसलेट कर देगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा उसे ट्रांसलेट कर देगा, इस तरीके से हमारा करता है। ठीक है, और असेंबलर क्या काम करेगा, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का जो काम है वो असेंबलर का होता है। CLI और GUI की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLI, CLI की फुल फॉर्म क्या है, इसे ही हम CUI भी कह देते हैं, इसे ही हम TUI भी कह देते हैं, और GUI, इनकी फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, एक बार आप मुझे बताएंगे। ठीक है,
तो हम कहेंगे CLI की फुल फॉर्म होती है हमारी कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। CUI क्या होता है हमारा, तो हम कहेंगे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। TUI की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। और GUI की फुल फॉर्म क्या है दोस्त, तो हम कहेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। ठीक है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं, तो जो एंड्रॉयड है हमारा, ठीक है, जो iOS है, जो मैक है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे किसके उदाहरण हैं, ये हमारे GUI बेस्ड के उदाहरण होते हैं जिनमें चित्र वगैरह आता है। जबकि CLI बेस्ड के उदाहरण कौन से हैं, तो डॉस हो गया हमारा, ठीक है, लाइनक्स हो गया हमारा, यूनिक्स हो गया, ये हमारे किसके उदाहरण हैं, इनके। जबकि यूनिक्स दोनों में भी आ जाता है। याद रखना, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, ये एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है हमारा। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं, GUI वाले जो होते हैं ये यूजर फ्रेंडली होते हैं, इन्हें चलाना और सीखना काफी आसान होता है ना। ये हमारे कैसे होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है। आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने की जो शॉर्टकट की है मेरे भाई, वो यहाँ पर क्या होगी, एक बार बताएंगे आप। तो आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने के लिए हम विंडो L बटन दबा रहे होते हैं। कौन सा, विंडो L। आपके मन में सवाल आएगा, ऐसे तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं विंडोज से रिलेटेड, सब कुछ दे करके जाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें यदि अपना माना है तो दिल से माना है, और जब अपना मान लेते हैं तो फिर ये कुछ भी नहीं देखा जाता। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि ऑल्ट टैब शॉर्टकट की हमारी किस लिए होती है। हम कहेंगे ऑल्ट टैब जो शॉर्टकट की है आपकी, ये किस लिए होगी दोस्त, ऑल्ट टैब शॉर्टकट की होती है कि जितनी भी विंडो आपस में खुली है उन्हें आपस में स्विच करने के लिए। विंडो डी बटन हमारा किस लिए होता है, तो हम कहेंगे, है ना, विंडो डी हमारा किस लिए होता है, तो डेस्कटॉप को दिखाएं या फिर हाइड या अनहाइड करने के लिए। विंडो ई किस लिए होता है, तो फाइल एक्सप्लोरर या फिर विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। फाइल एक्सप्लोरर या फिर विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। विंडो एल किस लिए होगा, लॉक योर पीसी, अपने कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। विंडो आर किस लिए है, रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। विंडोज सेटिंग ओपन करने के लिए क्या होगा, विंडोज की सेटिंग ओपन करने के लिए विंडो आई बटन होता है हमारा, विंडो आई। और विंडो सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए विंडो एस। प्रोजेक्शन मोड को ओपन करने के लिए विंडो पी। पावर यूजर मेन्यू को ओपन करने के लिए विंडो एक्स। विंडो कंट्रोल डी नया वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर उसमें आपस में स्विच करना है तो विंडो कंट्रोल लेफ्ट एरो या फिर राइट एरो। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। ऑल्ट F4 कोई भी वर्तमान में एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर खुला हुआ है उसे बंद करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एन इंपॉर्टेंट है एक नया फोल्डर बनाने के लिए। और रीनेम की शॉर्टकट की क्या होगी, किसी फाइल या फोल्डर का F2 शॉर्टकट की होती है किसी फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए। किसी फाइल फोल्डर का किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रीनेम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मिनिमाइज की गई विंडो को वापस लाने के लिए। विंडो एम सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, विंडो स्पेस कीबोर्ड लेआउट की भाषा को बदलने के लिए। शिफ्ट डिलीट किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए बिना उसके रिसाइकल बिन में भेजे। और अगर मैं आपसे कहूँ स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, स्टार्ट मेन्यू जो होता है हमारा, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पर याद रखेंगे, लिख लेंगे, कंट्रोल के साथ एस्केप बटन है। कि आप कंट्रोल के साथ एस्केप बटन दबा सकते हो या फिर आप विंडो बटन दबा सकते हो। कीबोर्ड में एक विंडो बटन होता है उसे भी हम यहाँ पर दबा सकते हैं। अच्छा, इससे ऊपर वाला जो सवाल है इसे मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, मुझसे गलती हो गई। क्या कि देखो, ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, जी हाँ। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का भाग है, जी हाँ। हाई लेवल मशीन से बनाया, जी हाँ। उपयुक्त सभी इस सवाल का आंसर होगा। कौन सा, ऑल ऑफ दी अबव जो है ये इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉफ्टवेयर को हम और किस नाम से भी जानते हैं,
तो याद रखना कि सॉफ्टवेयर को सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोग्राम या फिर इसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी, सेट ऑफ प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हम इसे कह रहे होते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितनी भी विंडोज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हो सकती थी उन सब का क्या कर लिया, एक कंप्लीट रिवीजन कर लिया। अगले सवाल पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कंपाइलर क्या काम करता है बता पाएंगे आप मुझे? ठीक है, बताएंगे दोस्त क्या होगा इस सवाल का आंसर कि विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह निष्पादन से पहले हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। यह कई प्रोग्राम मॉडल को एक साथ, इट लिंक्स मल्टीपल नहीं जी, इट एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन नहीं, कंपाइलर नहीं, वो हमारा इंटरप्रेटर करता है। यह असेंबली लैंग्वेज को नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जब हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर लेंगे फिर हमें आगे सवालों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम सिर्फ रिवाइज करेंगे चीजों को, है ना। ये सवाल हमसे क्या कह रहा है बताएंगे कि कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का हिस्सा है क्या एक? हम कहेंगे नहीं, तो यही बात गलत है। बाकी अगला, रिसोर्स किसी भी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है। कैप्स लॉक एक टॉगल की है। कंट्रोल शिफ्ट हमारी मॉडिफायर कीज होती है। बाकी सब हमारे सही हैं। अगर मैं कीबोर्ड से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारियां आपको दे दूं, तो अगर मैं कीबोर्ड में फंक्शन की बात करूं, फंक्शन की कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं? मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं? नेविगेशन की कौन सी होती हैं हमारी? न्यूमेरिक कीपैड कौन से होते हैं और कितनी संख्या होती है उनमें? न्यूमेरिक कीपैड। इसके अलावा अगर मैं कुछ बटनों की बात करूं तो स्पेस बार के बारे में हम क्या जानते हैं? बैक स्पेस, डिलीट बटन क्या काम करता है? होम बटन क्या काम करता है? एंड बटन क्या काम करता है? इस तरीके से देखेंगे। तो फंक्शन की हमारी 12 होती हैं। F1 से लेकर के F12 तक के जितने भी बटन है हमारी फंक्शन की है। मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? जो दो बटनों के साथ मिलकर के काम करती हैं। कंट्रोल हो सकती है, ऑल्ट हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, ये वाली। नेविगेशन कीज कौन सी होती हैं? तो जो हमें हमारे कीबोर्ड के बीच में देखने को मिलता है, जैसे एरो की, जो हमारे कर्सर को इधर उधर मूव करने का काम करती हैं, वो हमारी कौन सी होंगी? होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, है ना। ये हमारी किसके उदाहरण हैं? ये हमारी नेविगेशन कीज है। न्यूमेरिक कीपैड में बटन कितने होते हैं? 17 होते हैं। स्पेस बार हमारे कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। एक ऐसा बटन होता है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता और इसका प्रयोग लिखे हुए अक्षरों के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है हमारा। बैक स्पेस बटन क्या काम करेगा? जहां पर हमारा कर्सर मौजूद होगा उसके लेफ्ट साइड के एक अक्षर को हटाने का काम करेगा। डिलीट बटन क्या काम करेगा? जहां पर हमारा कर्सर मौजूद होगा उसके राइट साइड के एक अक्षर को हटाने का काम करेगा। होम बटन जहां पर हमारा कर्सर मौजूद है उसके लाइन की शुरुआत में अपने कर्सर को ले जाने के लिए। एंड बटन लाइन के अंत में अपनी लाइन कर्सर को ले जाने के लिए। कंट्रोल होम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए। और कंट्रोल एंड कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे टॉगल कीज कौन कौन सी होती है हमारी, या टॉगल कीज होती क्यों है? तो वे कीज जो कि आपका प्रत्येक मतलब ऑन और ऑफ की तरह काम करती हैं। ऐसे बटन जो कीबोर्ड में ऑन ऑफ की तरह काम करते हो, स्विच की तरह काम करते हो, जैसे कि कैप्स लॉक। अगर आपने कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो सारे लेटर कैपिटल, फिर दबा दिया तो सारे स्मॉल। अगर आपने नंबर लॉक ऑन कर दिया तो न्यूमेरिक कीपैड से नंबर टाइप होंगे, और अगर आपने ऑफ कर दिया तो नहीं होंगे। फिर दबाओगे ऑन फिर ऑफ। और एक होता हमारा कौन सा? स्क्रॉल लॉक। एक होता हमारा स्क्रॉल लॉक। तो तीन प्रकार की हमारी क्या होती हैं? टॉगल कीज यहाँ पर हो रही होती हैं। अच्छा, हम जिस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं वो कौन सा लेआउट है? तो जिस लेआउट का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है वो हमारा क्वेटी लेआउट होता है। कौन सा लेआउट होता है? क्वेटी लेआउट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बताएंगे यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या है। कुछ सवाल आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे जो आपको आते नहीं होंगे, नए सीखोगे आप, है ना। चलो, इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्त? लेजर प्रिंटिंग तकनीक में पीसीआर निम्नलिखित में से क्या संदर्भित है? प्राइमरी चार्ज रोलर की फुल फॉर्म होती है। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? साउंड फाइल का एक्सटेंशन, है ना। इसका मेरे भाई साउंड वाली जो फाइलें होती हैं हमारी, उनका एक्सटेंशन क्या होता है? एक बार बताएंगे आप मुझे जल्दी से, बताओ एक बार जल्दी से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किस चीज की, कि देखो, जिसमें बीच में ए लिखा होगा ना, ज्यादातर संभावना है कि वो ऑडियो से रिलेटेड हो, यानी कि साउंड वाली हो। तो एक बार मैं ये टेबल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, इस टेबल से आप प्रॉपर तरह से रिवीजन कर पाएंगे कि कौन सी किस लिए। देखो, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, मतलब डॉक्यूमेंट फाइल से रिलेटेड, तो डॉट डीओसी और डॉट डीओसीएक्स ये तो एमएस वर्ड की एक्सटेंशन है। डॉट टीएक्सटी जो है ये नोट पेड होता है, कौन सा नोट पेड होता है, उसकी एक्सटेंशन होती है। डॉट आरटीएफ वर्ड पेड की एक्सटेंशन होती है। क्या होता है? वर्ड पेड। अच्छा, जैसा एमएस वर्ड होता है वैसा ही एक लिब्रे ऑफिस होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन है वो डॉट ओडीटी होता है, और ये लेखपाल के पेपर में पूछा गया था। तो आपके में भी पूछा जा सकता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? वो डॉट ओडीटी होता है। ठीक है। स्प्रेडशीट, तो हम कहेंगे ये दोनों तो एक्सेल की हो गई। ठीक है। जो ओडीएस है, ये जैसे एमएस एक्सेल होता है बिल्कुल वैसे ही एक लिब्रे ऑफिस काल्क होता है। क्या? एक लिब्रे ऑफिस काल्क होता है, उस काल्क का एक्सटेंशन है डॉट ओडीएस। टी से डॉक्यूमेंट के लिए और ओडीएस। प्रेजेंटेशन, तो डॉट पीपीटी, पीपीटीएक्स तो पावर पॉइंट के हैं। डॉट ओडीपी, ओडीपी हमारा किस लिए है? तो आप कहेंगे ये हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के लिए है। किस लिए है दोस्त? हम कहेंगे यह है हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के लिए है। इमेज से संबंधित एक्सटेंशन कौन कौन से हमारे, किससे रिलेटेड? इमेज से रिलेटेड। तो आप कहेंगे जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, ये वाले जितने भी हैं हमारे, ये इमेज से संबंधित एक्सटेंशन होते हैं। ऑडियो वाले, तो डॉट MP3 तो सब जानते हैं, बचपन में आप सभी ने MP3 से गाने सुने होंगे। तो MP3 तो ऑडियो है ही। इसके अलावा जिनके बीच में ए आ जाए वो हमारे ऑडियो वाले एक्सटेंशन होते हैं। वीडियो वाले, तो MP4, पहले इतनी छोटी सी डिब्बी आती थी, चिप लगा के गाने सुनते थे, तब ये वाले आपके स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। तो वो हमारे क्या है? वो हमारे MP3 थे। फिर एक मूवी मतलब वीडियो भी दिखने लगी, MP4 आ गए। तो जिनके बीच में वी लिखा होगा, ज्यादातर संभावना होती है बीच में या लास्ट में वी फॉर विक्ट्री दिया होगा, तो वी से वीडियो हमें पता चल जाता है। ठीक है। वेब फाइल, तो HTML, HTM, CSS। CSS की फुल फॉर्म एक बार पूछी गई थी आपसे एक पेपर में, तो शायद आपसे भी पूछ ले कि CSS की फुल फॉर्म क्या है, बताएंगे आप मुझे? तो हम कहेंगे कैस्केडिंग स्टाइल सीट होती है। कैस्केडिंग स्टाइल सीट होती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ और शॉर्टकट फुल फॉर्म्स पूछूं, तो आप मुझे बताओ JPEG की फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे बताएंगे PNG की फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे बताएंगे GIF की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो एक बार बताएंगे JPEG की फुल फॉर्म क्या होगी, और PDF की भी बता दो चलो साथ में। RTGS, IMPS, इनकी फुल फॉर्म क्या है? बायोस, पोस्ट, सीमोस, अर्पानेट, स्काई, वायरस, इनकी फुल फॉर्म क्या है? ये जितने भी नाम आपके यहाँ पर लिखे हैं एक बार आप मुझे बताएंगे। तो हम कहेंगे JPEG की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होती है। क्या होगी मेरे भाई? हम कहेंगे कि जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगी। ठीक है। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी, कौन बताएगा? पीएनजी की फुल फॉर्म बताओ एक बार। ठीक है, बताएंगे?
ठीक है। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस तो हम कहेंगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस। बायोस की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। सीमोस की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे, बताओ इन तीनों की, बताओ इन चारों की फुल फॉर्म आप बताओ मुझे। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या है, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, ये तीनों बतानी है, बताना एक बार, है ना। तो हम क्या कहेंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगी हमारी किसकी, पीएनजी की। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगी हमारी। और पीडीएफ क्या होता है, तो हम कहेंगे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ। जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या होगी, गलती कोई भी नहीं करेगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे वहां पर, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखना पेमेंट तो एस जरूर लगाना, और इंटरफेस। ठीक है। आगे दो और दे रखी है मैंने, अस्काई और वायरस। इन दोनों की फुल फॉर्म बताना क्या होगा, है ना। अस्काई और वायरस, इन दोनों की फुल फॉर्म हमारी क्या होगी। तो आप देखेंगे कि ये जो अस्काई है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। और वायरस की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इससे रिलेटेड कुछ और भी क्या है हमारी, इससे रिलेटेड कुछ और भी आपके कंप्रेशन टूल से रिलेटेड एक्सटेंशन है। डॉट जिप लिखा है, डॉट रार लिखा है, तो ये कंप्रेशन फाइल है। डॉट ई लिखा है या डॉट एपीके लिखा है, तो ये रन करने योग्य फाइल है, मतलब इंस्टॉल्ड करने वाली फाइल है। की मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या होता है, ऐसी फाइल जिसे इंस्टॉल किया जा सकता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सवाल है। 1980 में टीसीपी आईपी, अभी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट भी आएंगे, भर भर के आएंगे। इतने क्वेश्चन लाया हूं कि हो सकता है कि समय कम पड़ जाए, लेकिन क्वेश्चन कम नहीं पड़ेंगे। ठीक है। तो परेशान मत हो, पहले बाकी के चैप्टर्स को निच्चू कर लो, एक तरफ से निपटा लो, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है भैया, वेरी गुड। तो बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। 1980 में टीसीपी आईपी द्वारा किस प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित किया गया था। यह सवाल आपसे हाल ही में यूपीएससी का एक पेपर हुआ, उस एग्जाम में आपसे पूछा गया था।
तो बताना मेरे भाई क्या होगा इस सवाल का आंसर हमारा यहाँ पर। ठीक है दोस्त, तो आप कहेंगे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म सही है लेकिन आंसर नहीं है ये, है ना, ये आंसर नहीं है आपका। यहाँ पर हमारा आंसर होगा एनसीपी। एनसीपी फुल फॉर्म होगी कि भैया टीसीपी आईपी ने एनसीपी की जगह ली थी। ठीक है, यूडीपी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। यूडीपी की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये सही है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पूछा जाता है आपसे एस एफ टी पी की फुल फॉर्म क्या है, एक पूछा जाता है एच टी टी पी एस की फुल फॉर्म क्या है, एक पूछा जाता है डी एन एस की फुल फॉर्म क्या है, बताएंगे, है ना। तो हम कहेंगे एफ टी पी की फुल फॉर्म होती है हमारी सिक्योर फाइल ट्रांसफर, सिक्योर फाइल ट्रांसफर, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस टी टी पी एस क्या है, तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में सी आता है। और डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे कि डोमेन नेम सिस्टम होती है हमारी डीएनएस की फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं। ये सवाल आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन एक आध सवाल हमें ऐसे ऊट पटांग वाले भी पढ़ने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। अच्छा देखो, अब कई बार क्या होता है कि आपने पढ़ा कुछ और होता है, सवाल कुछ और दे दिया जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी खुद का दिमाग लगाओगे, देखो सब कुछ पढ़े पढ़ाए में से आ जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो भी एग्जामिनर है भाई, वो भी मैराथन पूरी पढ़ करके ही जाए पेपर बनाएगा। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या समझना होगा। देखो, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित, अच्छा ये काम करता कौन है, ये जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कौन करता है, मॉडम करता है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ, तो हम कहेंगे जो मॉडम है इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी मॉड्यूलेट, बताओ क्या होती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, है ना। क्या होगी फुल फॉर्म मॉडम की, तो हम कहेंगे मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है। ये काम क्या करता है मॉडम, तो हम कहेंगे कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का जो काम है वो कौन करता है आपका, तो हम कहेंगे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम मॉडम का होता है। ठीक है, जब डिजिटल से एनालॉग में बदलता है इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, और जब एनालॉग से डिजिटल में बदलता है इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब भाई एक बात सोचो कि मैंने जो सवाल यहाँ पर आपको दिया है ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने मॉडम के बारे में सारी जानकारी तुम्हें पढ़ा रखी है। अब आप सवाल देखो, पल्स स्ट्रक्चर, क्वेरी प्रोसेसिंग, क्वेरी मैनेजमेंट, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, वैसी बात आ रही है, मॉड्यूलेशन शब्द मिल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो भाई ऐसे भी आपको करना पड़ेगा। आप सोचो सब कुछ रखी रखी मलाई जैसा मिल जाए तो वो शायद उतना संभव ना हो पाए, है ना। तो खुद का कॉमन सेंस भी आपको दौड़ाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अगला सवाल, which of the following is a valid IPv4 address, which of the following is valid IPv4 एड्रेस आपसे पूछा गया है, बताना मेरे भाई, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है, पता कैसे चलेगा, तो कोई भी आईपी एड्रेस के बीच में अगर मतलब उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो 0 से 255 के बीच होने चाहिए, तभी वो एक वैलिड माना जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 999 है गलत, यहाँ पर 300 है गलत, यहाँ पर 256 है गलत, 0 से 255 के बीच ही होना चाहिए। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन सवाल पूछा जाता है कि IPv4 का साइज कितना होता है और IPv6 का साइज कितना होता है। और चलो मैं साथ में मैक एड्रेस को भी ले लेता हूं कि जो मैक एड्रेस होता है हमारा, इसका साइज आपका कितना होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो IPv4 है इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्या होती है मेरे भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, तो हम देखेंगे, चलो
तो हम यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका जो साइज है वो 32 बिट्स का होता है। अगर निबल में, अगर बाइट में पूछोगे तो 4 बाइट के बराबर है, और अगर निबल में पूछोगे तो 8 निबल के बराबर होता है। IPv6 की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे 128 बिट्स होगा, 16 बाइट के बराबर होगा, ठीक है, और 32 निबल के बराबर होगा। कितने? तो हम कहेंगे कि 32 निबल, ठीक है। आगे अगर मैं मैक एड्रेस की बात करता हूं तो मैक एड्रेस का साइज 48 बिट्स होता है। बाइट में पूछोगे तो 6 बाइट होगा, और निबल में पूछोगे तो 12 निबल, है ना। कितने निबल होगा? 12 निबल होगा, और यहाँ से क्वेश्चन अमूमन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना दोस्त। आगे यदि हम बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि जो IPv4 होता है इसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो हम कहेंगे कि IPv4 को 3 भागों में 4 दशमलव बिंदुओं से अलग किया जाता है ना। कैसे? 1 2 3 4, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, सॉरी 4 भागों में 3 दशमलव बिंदु, मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ लिखेंगे कि 4 भागों में 3 दशमलव बिंदुओं से डिवाइड किया जाता है, जबकि जो IPv6 है इसे 8 भागों में, इसे 8 भागों में 7 कॉलोन में बांटा जाता है ना। 7 कॉलोन से बांटा जाता है। कैसे? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 5 6 7, कुछ इस तरीके से इसे मेरे भाई यहाँ पर आपका बांटा जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि VoIP की फुल फॉर्म क्या होगी। ये मुझे एकदम से याद आया तो मैंने लिख दिया, कहीं मैं भूल ना जाऊँ इसे। तो हम कहेंगे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। बढ़िया सवाल है, एक बार पढ़ो आराम से और बताएंगे आंसर क्या होगा। DNS से संबंधित सवाल है। किससे? DNS से संबंधित सवाल है आपका, ठीक है। वेरी गुड। तो बताएंगे एक बार मेरे भाई क्या होगा सवाल का आंसर हमारा। डीएनएस ए डीएनएस जॉन ट्रांसफर के लिए टीसीपी और क्वेरी के लिए यूडीपी का प्रयोग करता है। जी हाँ, डीएनएस जॉन ट्रांसफर के लिए टीसीपी और क्वेरी के लिए यूडीपी का प्रयोग करता है, सही है। डीएनएस कैशिंग नेटवर्क की दक्षता में सुधार करता है, सही है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है, सही है। सही कौन सा नहीं है? पहला नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? क्योंकि डीएनएस का जो पोर्ट नंबर है वो 54 ना होकर के कितना होता है? वो मेरे भाई 53 होता है ना। इस वजह से ये गलत है कि 54 ना होकर के डीएनएस का जो पोर्ट नंबर है वो 53 होता है। अगला सवाल देखेंगे, पढ़ेंगे पूरा सवाल और आराम से आंसर करने की कोशिश करेंगे क्या होगा। हाँ, गलत पूछा है तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि पहला वाला जो है ये आपका पूरी तरह से गलत है, ठीक है। अगला सवाल यदि अब हम देखें यहाँ पर, तो एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो प्रक्रिया प्रतीक्षा स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया फिर से स्थिति बदलने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि उसके द्वारा अनुरोधित संसाधन अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा रखे जाते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? डेडलॉक कहा जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि which of the following shortcut keys are used for search for a file or folder in file explorer in Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आप इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके किसी फाइल को सर्च कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मेरे भाई? सर्च कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बार बताएंगे आप मुझे, ठीक है ना दोस्त। तो मैंने आपको 3 शॉर्टकट की बताई हुई हैं। आप चाहो तो F3 बटन दबा दो, आप चाहो तो विंडोज या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके कंट्रोल F दबा दो, और आप चाहो तो कंट्रोल E दबा दो। इन तीनों से हमारा कर्सर कहाँ ले जाता है? सर्च वाले में ही ले जाता है। F1 हमारी किस लिए होती है?
हेल्प के लिए होती है। F4 हमारी किस लिए होती है, तो हम कहेंगे रीलोड या फिर रिफ्रेश के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एक होता है F2। F2 बटन किस लिए है, साथ में आप मुझे बताओ कि शिफ्ट F10 किस लिए होता है, और आप मुझे बताएंगे कि ऑल्ट एंटर बटन किस लिए होता है। ऑल्ट के साथ एंटर बटन हमारा किस लिए होता है, बताओ। तो हम कहेंगे जो F2 बटन है ये रीनेम के लिए होता है। किस लिए होता है, ये हमारा रीनेम के लिए होता है, किसी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलने के लिए। शिफ्ट F10 हमारा किस लिए होगा, तो हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है। क्लियर है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जो शिफ्ट F10 है हमारी, ये किस लिए होती है, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए होती है। जबकि ऑल्ट एंटर किस लिए होती है, तो किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, है ना। हम कहेंगे किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए होती है हमारी कौन सी शॉर्टकट की, आप कहेंगे भैया ऑल्ट एंटर। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या है वो ज्यादा होगी, और एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है कि कम होगी, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन को हमने सवालों के माध्यम से ही बढ़ा दिया है। ठीक है, तो बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा कि विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग देयर क्रिएशन, टर्मिनेशन एंड शेड्यूलिंग। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, और जिसमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग, ये सभी चीजें हमारी शामिल होती हैं। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है हमारा कर्नल। कर्नल क्या होता है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा कौन सा मेरे भाई, कर्नल। याद रखना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि विच सोशल मीडिया साइट primarily provides a way to connect with professionals around the world, is specially designed for exchanging knowledge, ideas and employment opportunities। यानी कि कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान, विचारों और रोजगार के अवसरों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। रोजगार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रोजगार विदंकित का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तो रोजगार विदंकित ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करेंगे कि भैया लिंक्डइन जो है ना, ये प्राइवेट लोग जॉब वगैरह के लिए जॉब प्रोफाइल बनाकर यहाँ पर आप किसी को नौकरी चाहिए, जैसे आरडब्ल्यू में कोई वैकेंसी आई, लिंक्डइन पे पोस्ट कर दी जाती है। फिर जो लोग इसके लिए अवेलेबल मतलब होंगे एलिजिबल, वो वहां पे क्या करेंगे, तो ये हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है लिंक्डइन। और लिंक्डइन किस कंपनी का हक है, लिंक्डइन पर किस मालिकाना मतलब किस कंपनी का मालिकाना हक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मालिक कौन है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मालिक मेटा कंपनी है ना। फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग है, मेटा, उसने ही सबको मेट के रख दिया। गांव में कहते हैं जैसे किसी को बर्बाद करने का मतलब होता है मेटना, है ना। तो ऐसे कहेंगे कि ए दारे जाने तो पूरा परिवार मेट के ही दे दो, ऐसे कहेंगे कि जे बहू जब तक आई है तब तक जाने पूरे घर को नाश ही कर दो, मेट के दे दो। तो वो मेटा जो है ना, इस मेटा कंपनी ने क्या किया कि जितने भी और मतलब कंपनियां थी बड़ी बड़ी, जैसे फेसबुक मतलब व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, थ्रेड हुआ, उन सबको खरीद लिया और उन्हें ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भैया, मेटा हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। लिंक्डइन किस कंपनी का है, तो आप कहेंगे भैया लिंक्डइन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़कर देखेंगे तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्या नहीं है, ई गवर्नमेंट नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हम देखेंगे कि बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बी टू बी जो है ये ई गवर्नमेंट नहीं है, ये ई कॉमर्स है। ये क्या है मेरे भाई, ये हमारा ई कॉमर्स होता है। ठीक है ना दोस्त, तो यहां तक की बात हमें क्लियर है। अच्छा, कौन कौन से ई कॉमर्स होते हैं और कौन कौन से ई गवर्नमेंट होते हैं तो समझेंगे। देखो, ई कॉमर्स का अर्थ होता है, ई कॉमर्स का अर्थ होता है हमारा कि जब ऑनलाइन व्यवसाय किया जाता है इंटरनेट कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से,
घर पे बैठे ऑनलाइन व्यवसाय किया जाए वो ई कॉमर्स है, और घर पे बैठे बिठाए सरकारी कामकाज को किया जाए वो ई गवर्नेंस है। ई कॉमर्स में टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। जब दो कंपनियां एक दूसरे से खरीद विक्रय करती हैं लेकिन दोनों का उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है, तो वो बी टू बी आ जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाया अपने लिए या किसी को देने के लिए, तो वो बी टू सी हो गया, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। एक होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप देखते हो कि दो कंज्यूमर आपस में ऑनलाइन जुड़ करके ओएलएक्स वगैरह के माध्यम से अपने सामान का खरीद विक्रय कर देते हैं। कंपनी कोई भी नहीं है, बस आपस में डीलिंग कर ले रहे हैं, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। आप देखते हो आजकल फ्रीलांसिंग पर काम होता है, और उसमें क्या होगा कि आप अपनी स्किल के माध्यम से व्यवसाय को कोई सेवा प्रोवाइड करा रहे होते हो, तो फ्रीलांसिंग यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ये हमारे सारे के सारे उदाहरण है किस चीज के? ई कॉमर्स के। अब ई गवर्नेंस के उदाहरण कौन से हैं? तो एक तो है जी टू सी, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकारी कामकाज आम जनता के लिए। एक होता है जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो संवाद करती है ऑनलाइन माध्यम से, वो हमारा जी टू जी होता है। जी टू बी क्या है? तो हम कहेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि व्यवसाय। सरकार जो बिजनेस कंपनियां होती हैं सरकार से अपना आईटीआर भरती हैं, या फिर मैं कहूं तो अपनी जीएसटी नंबर लेती हैं, रजिस्ट्रेशन करती हैं, तो जी टू बी बिजनेस से संबंधित काम। और एक होता है जी टू ई, तो जब आप सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपको अलग अलग प्रकार के पोर्टल देखने के लिए मिलेंगे, काम करने के लिए आपको एक अलग प्रकार की एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगी जो सरकारी एम्प्लॉयज और सरकार के लिए होंगी। तो हमारा जी टू ई का उदाहरण हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, एक बार बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा? बढ़िया सवाल है, पूरा पढ़ो और फिर आंसर करो। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पर? हम कहेंगे डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं। जी हाँ, ये बात सही है। डिजिटल वॉलेट लेन देन को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से एनक्रिप्टर पर निर्भर है? नहीं, पूरी तरह से एनक्रिप्टर पर निर्भर नहीं है। तो हम कहेंगे कि कारण तो मतलब अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है? मतलब तीन ऐसे हैं जिससे एंटीवायरस सुरक्षा करता है, एक ऐसा है जिससे एंटीवायरस सुरक्षा नहीं करता। तो वो एक ऐसा कौन सा है जिससे एंटीवायरस सुरक्षा नहीं करता, ये आपको बता देना है। तो हम कहेंगे भैया देखो, ट्रोजन हॉर्स वायरस और वॉर्म, इनसे वायरस सुरक्षा करता है, लेकिन वेब ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना? तो ये हमारा इस सवाल के क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, तो जैसे ट्रोजन हॉर्स जो है ये क्या है? तो हम कहेंगे ये एक प्रकार का मालवेयर होता है, यानी कि बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो दिखता अच्छा है लेकिन नुकसान करता है। मैं इसके लिए लाइन यूज करता हूँ, होता जहर है दिखता शहद है। होता जहर है दिखता शहद है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो देखने में आपके लिए मतलब आपको बहुत ये लगेगा आपके लिए काम का है, बेनिफिशियल है, बट कहीं ना कहीं वो वायरस होता है और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ठीक है, चलो वायरस आप जानते ही हैं। अच्छा, अगर मैं पहले वायरस की बात करूं, पहले वायरस के तौर पर हम किसे जानते हैं? तो उसका नाम है क्रीपर। उसका नाम है हमारा क्या? क्रीपर। 1971 में इसे बनाया गया था। और ये क्रीपर वायरस क्या कहता था? तो ये कहता था हे आई एम अ क्रीपर, हे आई एम अ क्रीपर, हे मैं क्रीपर हूँ, क्रीपर। कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन, मैं क्रीपर हूँ मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। और एक वो पहला एंटीवायरस की अगर मैं बात करूँ कि पहला एंटीवायरस हमारा कौन सा है, तो इस क्रीपर वायरस को हटाने के लिए ही पहला वायरस आया था जिसका नाम था रीपर। और इसे 1971 में ही रे टॉमिल्सन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? रे टॉमिल्सन के द्वारा बनाया गया था। कौन सा हमारा? तो हम कहेंगे ये है हमारा यहाँ पर रीपर। ठीक है भैया, आगे अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ तक की बातचीत क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे मुझे।
भाई क्या होगा? ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो आगे अगर हम बढ़ते हैं इसके बाद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा उससे पहले एक बार ये देख लो कि कई बार ना ऐसे पूछ लिया जाता है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा वायरस है और दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एंटीवायरस है। इस तरह से आपसे चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है एंटीवायरस की, क्योंकि कई बार ऐसे पूछा गया है कि बताओ इनमें से एंटीवायरस को पहचानो, है ना, इनमें से क्या पहचानो, एंटीवायरस को आपको पहचानना होगा। तो हम देखेंगे कैस्पर स्काई, एवीजी, अवस्ट, क्विक हील, नोटोन, ठीक है, पंडा। इसके अलावा आप देखोगे अवस्ट हो गया, एवीजी हो गया, ये जो है हमारे, ये हमारे जितने भी नाम है ये कुछ एमसीएफई, ये कुछ प्रसिद्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम है। ये हमारे क्या होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है भैया, आगे अगर हम बढ़ जाएं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो एक बार पूरा सवाल पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, बताएंगे मेरे भाई। दोस्त ये हरकतें बिल्कुल भी मत करो कि क्लास कितने घंटे चलेगी, ये चलेगी, तुम्हें जितने घंटे लेनी है लो, नहीं लेनी आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपकी वजह से क्लास को जल्दी नहीं छोड़ूंगा, और ये मुझे भी नहीं पता कि क्लास कितनी घंटे चलेगी, कम से कम 6-7 घंटे तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, अब पूछना मत कोई भी भाई इस सवाल को, प्लीज, है ना, डिस्टर्ब मत किया करो क्लास को। ये सिलेक्शन लेने वाले लक्षण बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, बताएंगे क्या होगा इस सवाल का आंसर हमारा यहाँ पर। ठीक है, बताएंगे एक बार जल्दी से कि इस सवाल का आंसर हमारा क्या होगा। तो हम कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एक्सप्लोरिंग एप्रोप्रिएट एथिकल बिहेवियर रिलेटेड टू द ऑनलाइन एनवायरनमेंट एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज करता है। नैतिक व्यवहार का मतलब होता है हमारा साइबर एथिक्स, है ना, साइबर एथिक्स। आगे अगर मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस सवाल को देखेंगे और एक बार आंसर करेंगे। यहां पर मैचिंग कर लेनी है, ऑप्शन यहां दिए गए हैं, करो मेरे भाई, क्या होगा आंसर बताना। तो बताएंगे क्या होगा इस सवाल का आंसर मेरे भाई हमारा। आया आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखो रैनसमवेयर क्या काम करता है। रैनसमवेयर के लिए जहां भी कहीं आपको फ्रॉती शब्द देखने के लिए मिल जाए, समझ जाना कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके आपसे फ्रॉती मांगता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जूते दे दो, और सॉरी पैसे दे दो और जूते ले लो, है ना। तो वो वाला जो हमारा गाना है वो इसी पर आधारित है, किस पर, रैनसमवेयर पर आधारित है। अर्थात उसमें क्या होता है कि भाई आप ही के जूते आप ही से ले लिए और पैसे भी आपसे ही मांगे जा रहे हैं कि पैसे दे दो जूते ले लो, है ना। तो वो रैनसमवेयर है। इसमें क्या होगा कि आप ही के डेटा को चोरी कर लेगा और तुम्हें ही लौटाने के लिए तुमसे ही पैसा मांग रहा हो। आहा, बहुत बढ़िया। ठीक है तो आप कहोगे ऐसे कोई करेगा तो उसके थप्पड़ पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, जब तुम्हारे जूते चोरी होंगे तो ऐसा नहीं कह पाओगे तुम। और अच्छा एक चीज तुमने देखी होगी, जब भी ऐसे शादी ब्याह में जब जूते चोरी होते हैं तो जो रियल साली होती है, जो वास्तविक साली होती है जीजा की, वो उतने ना तो नखरे करती, ना ही वो ज्यादा जिद करती। जो साथ की सहेलियां होती हैं ना, वो भाई साहब ज्यादा बनेंगी, वो इतनी ज्यादा स्टाइल मारेंगी जिसकी कोई हद ही नहीं है कि 50,000 से कम नहीं लेंगे ठीक है, फिर कोई कोई ऐसा ढीठ होता है कि वो 500 रुपए में निपटा देता है सबको। तो इतने ढीठ भी मत बनना, नौकरी लग जाए तो एक बढ़िया सी रकम दे देना जिससे कि नाम हो तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो भैया रैनसमवेयर बिल्कुल याद रखना कि पैसे देके फिरौती जो मांगता है हमारा वो। फिशिंग क्या होता है, जब भी कोई नकली ईमेल भेजकर, जब भी कोई नकली ईमेल भेजकर आपसे आपकी पर्सनल जानकारी को चोरी करने की कोशिश करेगा तो वो कौन सा है, वो हमारा फिशिंग है। की लॉगिंग क्या होता है, आपके द्वारा दबाए गए बटन, आपके द्वारा दबाई गई कीज पर नजर रखता है, कौन सा हमारा, की लॉगिंग। ये इस प्रकार का स्पाईवेयर होता है, जासूसी करने में काम आता है। एक होता है डीडीओएस, तो किसी सर्वर को बहुत अधिक ट्रैफिक से भर देना जिससे कि वो क्रैश हो जाए, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डीडीओएस का।
तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। आप मुझे यहाँ पर फुल फॉर्म बता दो। एक होता है DOS और एक होता है DDoS। इन दोनों की ही आप मुझे क्या बताएंगे मेरे भाई, फुल फॉर्म बताएंगे। तो बताना दोस्त एक बार क्या होगी DOS और DDoS की फुल फॉर्म, बताओ भैया। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो DOS है मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म तो होती है डेनियल ऑफ सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है। और DDoS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। दोनों का काम है किसी सर्वर को बहुत अधिक ट्रैफिक से भरकर उसे क्रैश कर देना, लेकिन DOS में यह काम एक सिंगल कंप्यूटर से किया जाता है, जबकि यहां पर यह काम बोट के माध्यम से, बोट्स के माध्यम से कई सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स की मदद से किया जाता है ना। तो किसी सर्वर को बहुत अधिक ट्रैफिक से भर देना। देखो ये वही सवाल है आपका। DDoS हमला WWW पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या है ना। तो बताएंगे मेरे भाई क्या होगा इस सवाल का आंसर हमारा। पूरा सवाल पढ़ेंगे अच्छे से और बताएंगे आंसर। वेरी गुड। ठीक है। तो हम कहेंगे अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, नेटवर्क उपकरणों के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को छेड़छाड़ करता है, इनक्रिप्टेड संचार चैनलों में कमजोरियों का फायदा उठाता है, या फिर कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड करता है। तो हम कहेंगे ओवरलोड करने का काम होगा। अगला एक्सेल से रिलेटेड सवाल है, कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन का अक्षर और संख्या क्या है। मतलब कि कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन से जो एक सेल बनती है का अक्षर और संख्या क्या है, उसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेल एड्रेस। ये है कॉलम, ये है रो। रो और कॉलम के मिलने से बनती है कौन, हमारी सेल। और एक सेल को कौन सी सेल है ये कैसे पता चलेगा, सेल एड्रेस से। और सेल एड्रेस हमेशा ही कैसे लिखे जाते हैं, तो आप कहेंगे भैया सेल एड्रेस ऑलवेज इस तरीके से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में शामिल ट्रांसपोज विकल्प की कार्य क्षमता क्या है। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा नया सवाल है। ठीक है। तो हम देखेंगे यह कॉपी किए गए रेंज की ओरिएंटेशन बदल देता है, यह केवल फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह फॉर्मेटिंग को छोड़कर बाकी की जानकारी को के लिए होता है, या फिर मेरे भाई ये हमारा ये स्रोत से गंतव्य में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मर्ज करने के लिए प्रयोग होता है। तो ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, ऑप्शन ए होगा कि ये कॉपी किए गए रेंज की ओरिएंटेशन को बदल देता है। जो कॉलम ए में होगा, जैसे ए बी सी डी और ऐसे 1 2 3 लिखा है ना, तो कॉलम रो और रो कॉलम ऐसे चेंज कर देता है, ओरिएंटेशन बदल देता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल, एचटीटीपीएस का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपीएस। तो बड़ी आसानी के साथ आप यहां पर मुझे बता सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट, अच्छा ट्रांसपोर्ट गलत, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर ट्रांसफर गलत, हाइपर ट्रांसपोर्ट ट्रैरिफ गलत, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अच्छा एचटीटीपीएस जो यहाँ पर दिया गया है, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, कोई बताएगा मुझे। इसका एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर कितना होता है, बताओ कौन बताएगा। इस एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर क्या होता है, तो हम कहेंगे भैया इसका पोर्ट नंबर 443 होता है, 443 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज क्षमता वाला कौन सा है। इनमें से सबसे कम डेटा जो है वो किस में आएगा, बताना एक बार जल्दी से। सबसे कम डेटा किस में आता है, तो हम कहेंगे, बताओ जल्दी से। भाई किसी और का देखकर आंसर मत किया करो, खुद के विचार रखा करो।
क्या आपको नहीं पता कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में 1.44 MB डेटा आता है? 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती थी उसमें कितना डेटा आता था? तो आप कहोगे भैया 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में हमारा 1.44 MB डेटा आता था। अगला सवाल देखते हैं, MS पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो .pptx हमारा किस लिए होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नॉर्मल, है ना। तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? PPTX का। बट यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, पावर पॉइंट टेम्पलेट के बारे में कहा गया है। ये क्या है? तो ये मैक्रोज, पावर पॉइंट की जो मैक्रो फाइल होगी उसके लिए, ये पावर पॉइंट शो के लिए, ये पावर पॉइंट शो के लिए होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा? .POTX। कौन सा मेरे भाई? .POTX इसका आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट टेम्पलेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि एक दस्तावेज में किसी विशेष कैरेक्टर स्टाइल के कई उदाहरण हैं और यदि आप उस कैरेक्टर स्टाइल के सभी उदाहरणों के को किसी अन्य स्टाइल में बदलना चाहते हैं तो किस फीचर का उपयोग करना चाहिए? क्या एक बार दोबारा पढ़ेंगे? A document contains multiple instances of a particular character style. If you want to change all instances of that character style to another style, which feature should you use? एक दस्तावेज में किसी विशेष कैरेक्टर स्टाइल के कई उदाहरण हैं। यदि आप उस कैरेक्टर स्टाइल के सभी उदाहरणों में किसी अन्य स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसका प्रयोग करना चाहिए? बताएंगे मेरे भाई, है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन आना ही आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये तो गलत है, फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन ये गलत हो जाएगा। वैसे अगर मैं नॉर्मली फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की आपसे पूछ लूं तो आप मुझे भले ही बता दो कि फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, और एक ऑप्शन होता है गो टू, इसकी शॉर्टकट की क्या है? तीनों की शॉर्टकट की बताना। तो हम कहेंगे कंट्रोल F, कंट्रोल H और कंट्रोल G। कंट्रोल F, कंट्रोल H और कंट्रोल G। ठीक है, ये हो गया हमारा किस चीज का? फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। ओके, अगर मैं बात करता हूँ, ये तो आंसर होगा नहीं। सिलेक्ट एवरी इंस्टेंस मैनुअली, भाई अगर मैनुअली ही सिलेक्ट करना पड़ा तो फिर फायदा किस बात का हुआ? कंप्यूटर ही किस बात का जो मैनुअली करवाए फिर बार बार। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करके फॉर्मेट कॉपी करें, नहीं भाई यहाँ पर फॉर्मेट कॉपी की भी बात नहीं हो रही। मॉडिफाई द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्टाइल, यानी कि जो स्टाइल ग्रुप होता है हमारा उसकी डेफिनेशन को ही चेंज कर दो। देखो पहले आप लोगों ने आंसर करा बी, फिर बी से आप आगे सी पर, और जब आपको सी भी नहीं मिला तो अब क्या होगा तेरा कातिया। ठीक है हो गई टाइम टाइम पे। चलो आगे आ जाओ, बहुत नहीं बहुत होशियार समझ रहे हो ना खुद को कि अरे अपन को तो सब आता है, आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा जो स्टाइल होता है हमारा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है MS वर्ड। तो MS वर्ड में आपको यहाँ पर कुछ स्टाइल्स दी होती हैं, है ना। यहाँ पर मेरे भाई क्या दी होती है? कुछ स्टाइल दी होती हैं। तो आप यहाँ पे नई स्टाइल बना सकते हो, पहले से बनी बनाई स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, और इस स्टाइल की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पर शॉर्टकट की पूछूं कि अप्लाई नॉर्मल स्टाइल शॉर्टकट इन MS वर्ड, नॉर्मल स्टाइल अगर आपको अप्लाई करनी है तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी? अगर आपको हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करनी है तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी? अप्लाई हेडिंग 1, अप्लाई हेडिंग 2, अप्लाई हेडिंग 3, इनकी शॉर्टकट की क्या है? और अगर मैं आपसे कहूं तो स्टाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? स्टाइल डायलॉग बॉक्स जो होता है MS वर्ड में, उसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? बताओ। ठीक है,
वेरी गुड। बताएंगे मेरे भाई एक बार जल्दी से आंसर। एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम कहेंगे सबसे पहले नॉर्मल स्टाइल को अप्लाई करने की शॉर्टकट की तो कंट्रोल शिफ्ट एन हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? हम कहेंगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हो जाएगी। ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऑल्ट शिफ्ट 1 ऑल्ट शिफ्ट 1 ऑल्ट शिफ्ट 2 ऑल्ट शिफ्ट 3। इसकी बताओ स्टाइल डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होगी? है ना? तो क्या होगी? बिल्कुल बहुत बढ़िया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। कौन सी होती है? तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी एमएस एक्सेल में इफ डायरेक्शनल रेफरेंस का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक होगा? इफ डायरेक्शनल का यूज सबसे प्रभावी तौर पर क्या होगा, जरूरी होगा? एक बार बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा? एक चार्ट बनाने के लिए अलग अलग वर्कबुक से डेटा प्राप्त प्राप्त डेटा पॉइंट्स को विजुलाइज करना, एक ही वर्कबुक की किसी अन्य वर्कशीट में मानों के आधार पर सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करना, एक ही वर्कबुक में नॉन कंटिन्यूअस सेलों में स्थित प्रविष्टियों को गिनना, या एक वर्कशीट के लिए विशिष्ट कॉलम वाली समान रूप से संदर्भित सेलों के अनुक्रम मानों को जोड़ना। क्या होगा मेरे भाई? तो डी जितने लोग आंसर दे रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बताना। टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होगी? विंडो आई किस लिए होती है तो हमें पता है, और एक्सप्लेन करने की भी मुझे नहीं लगता कि नीड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में ये सारी बातें आपको बता चुका हूं, तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप होती है हमारी। कौन सी? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। विंडो डी किस लिए होगी? हाइड अनहाइड ऑल ओपन एप्लीकेशन। जितने भी फाइल फोल्डर खुले हुए हैं, ओपन ऐप, कोई भी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन जो भी चीजें खुली हुई हैं उन सबको हाइड करने के लिए। अगर मैं बात करूं ऑल्ट टैब, तो स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, है ना, स्विच बिटवीन खुले हुए एप्लीकेशंस को आपस में स्विच करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, विंडोज में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, बताओ। विंडोज में जो स्टार्ट मेन्यू है, इसे ओपन करने के लिए कौन सा बटन आपका दबाया जाता है, ये आपसे मेरे भाई यहाँ पर पूछा है। विंडोज में स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए हम कहेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप होती है। F5 हमारी रिफ्रेश या फिर रीलोड के लिए है। F2 हमारी किस लिए है? रीनेम के लिए है। और F1 हमारी किस लिए है? तो हेल्प के लिए है ना, हेल्प के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है, बताएंगे मेरे भाई। मिक्स्ड सेल रेफरेंस का उदाहरण इनमें से हमारा कौन सा है ना? मिक्स्ड सेल रेफरेंस का जो एग्जांपल है वो इनमें से आपका कौन सा वाला है, ये आपको बताना है। तो बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। सवाल क्या कह रहा है, देखो ये है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। कौन सा? ये है हमारा। अब मेन चीजें आई हैं, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे चीजें वो भी जरूरी थी, लेकिन जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं वो एक्सेल वर्ड के टॉपिक अब आए हैं। तो ये तो हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस, ऐसा कोई भी नहीं होता। ये हो गया हमारा मिक्स्ड सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। और ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, है ना। ये हो गया मेरे भाई हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है। अच्छा, सवाल क्या है, आंसर क्या हो जाएगा सवाल का? ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं।
हम यहाँ पर बात करेंगे सेल रेफरेंस की। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल? हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में मुख्यतः कितने प्रकार के सेल रेफरेंस पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे कि देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। अरे वाह, है ना? तो मैं कहूंगा देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। कौन कौन से 3 टाइप हैं? तो एक होता है मेरे भाई हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। एक होगा दोस्त हमारा कौन सा? रिलेटिव सेल रेफरेंस। एक होगा हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। एक होगा दोस्त मेरा मिक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा एक हमारा। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा। और एक होगा मेरे भाई हमारा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। कौन सा भैया? एक होगा हमारा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, तो देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। एक है हमारा एब्सोल्यूट, एक है रिलेटिव, एक है हमारा मिक्स्ड। ठीक है जी, कोनो दिक्कत ना ही। चलो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि रिलेटिव सेल रेफरेंस को लिखने का तरीका कैसा है। इस तरीके से बिल्कुल सादा सिंपल जो लिखा जाता है वो। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए हमें कॉलम और रो दोनों के आगे डॉलर का साइन लगाना मैंडेटरी होता है। कोई भी सेल का हमें एड्रेस देना हो, हमें क्या करना होगा, है ना? हमें क्या करना होगा, ऑल्ट सॉरी यहाँ पर हमें रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर लगाना होगा। ठीक है, और मिक्स्ड क्या होगा? तो या तो कॉलम फिक्स होगा या फिर रो फिक्स होगी। दोनों चीजें एक साथ फिक्स नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से बाय डिफॉल्ट जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? वो रिलेटिव होता है। बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस कौन सा होता है जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं? और अपने आप जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, बताएंगे? तो हम कहेंगे भैया बाय डिफॉल्ट हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, नॉर्मली तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, मुझसे एक मिस्टेक हो गई ऊपर, उसे करेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर शिफ्ट की जगह कंट्रोल बटन लगा लेंगे, है ना? यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ शिफ्ट ना होकर के ना यहाँ कंट्रोल होगा। ऑल्ट कंट्रोल 1, ऑल्ट कंट्रोल 2 और ऑल्ट कंट्रोल 3। ठीक है जी, चलिए आगे यदि हम बढ़ेंगे तो देखेंगे, ये हमें बात हो गई यहाँ पर क्लियर। ओके, अच्छा एक सवाल तो ये पूछ लिया जाता है कि किसी मिक्स्ड सेल रेफरेंस को बनाने की सॉरी किसी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को बनाने के लिए हमें किस चिन्ह की जरूरत पड़ती है ना? हमें किस चिन्ह की जरूरत पड़ती है? तो आप क्या कहेंगे कि किसी सेल एड्रेस को किसी रिलेटिव सेल रेफरेंस को या किसी से रिलेटिव सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाने के लिए हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है। हम इसके स्थान पर एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, F4, है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे F4 बटन की सहायता से हम रिलेटिव सेल को हम रिलेटिव सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बना सकते हैं, एब्सोल्यूट बना सकते हैं। कौन सा बटन है? F4। अच्छा, F4 बटन आजकल एक काम के लिए और फेमस है। कौन से काम के लिए? तो रिपीट लास्ट एक्शन, है ना? इसलिए मेरे भाई तो हम कहेंगे रिपीट लास्ट एक्शन, मतलब आपने जो भी लास्ट एक्शन कहीं पर किया होगा वही काम ये बटन आपका कर रहा होता है। मतलब आपने किसी टेक्स्ट पर रेड कलर करा, फिर आपने क्या किया, है ना? फिर आपने एक बार दोबारा से वहां पर आपने एक बार रेड कलर करा, फिर कोई दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट करके F4 बटन दबा दिया, तो वो ऑटोमेटिक ही F4 बटन आपका दबा रहा होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टार्ट मेन्यू। और ये क्या है हमारा? इनमें से कौन सा मिक्स्ड सेल रेफरेंस है? तो ये वाला मिक्स्ड है। ये तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई भी सेल एड्रेस हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा किसी भी सेल का सेल एड्रेस दिखाई कहाँ देता है? तो हम कहेंगे किसी भी सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में से होता है। किसी भी सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है ना? और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? तो बाय डिफॉल्ट A1 हमें यहाँ पर नेम बॉक्स में नाम दिखाई देता है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ से रिलेटेड इन सेल रेफरेंस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लूँ मैं आपसे, बताओ। जैसे मतलब वो वाले सवाल होते हैं ना कॉपी पेस्ट वाले,
कि अगर मैं इसको कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसे कॉपी करके वहां पेस्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, बताओ एक बार जल्दी से, है ना भैया, बताएंगे एक बार जल्दी से। चलो, बढ़िया रहेगा ना, वैसे सवाल आते हैं और आपको उनमें दिक्कत होती है, तो हम एक बार देखते हैं यहाँ पर। पहले तो मैं रिलेटिव सेल रेफरेंस के कुछ सवाल करा देता हूँ, है ना। आज आपके और हमारे बीच में कौन नहीं आएगा, समय नहीं आएगा, ठीक है। आज चाहे कितना भी समय लग जाए, जैसे तुम जब उनसे बात करते हो ना तो रात में तुम कहते हो कि आज मेरे और आपके बीच में नींद नहीं आ सकती, है ना, आज हम पूरी रात जग करके बात करेंगे। बिल्कुल वैसे ही स्वयं से ये वादा करो कि आज जब तक क्लास खत्म नहीं होगी तब तक हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। चलो, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रिलेटिव सेल रेफरेंस कौन सा होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस, मान लो कोई एक सेल है, कोई एक सेल है मेरे भाई, कौन सी, हमारी D10, और इस D10 में एक फॉर्मूला लिखा है हमारा इजिकल टू, है ना। D10 में कौन सा फॉर्मूला लिखा है मेरे भाई, हम कहेंगे D10 में एक फॉर्मूला लिखा है इजिकल टू J7 प्लस N18। अब मैंने क्या किया कि इस सेल D10 को कॉपी करके पेस्ट कर लिया कहाँ पर, G13 में। तो आप मुझे बताओ कि इस G13 के फॉर्मूला बार में हमें क्या दिखाई देगा, ये आपसे पूछा है भैया। विंडो डी और विंडो एम में क्या अंतर है, बहुत बढ़िया सवाल। विंडो एम से मेरे भाई मिनिमाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, ठीक है भैया। तो अब बताएंगे मुझे यहाँ पर क्या होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है, बताएंगे दोस्त एक बार। वेरी गुड। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, है ना, आप कहेंगे देखो डी से जे हो गया, क्या हो गया, डी से जे हो गया, यानी कि प्लस के 6। तो जी में जब हम +6 करेंगे तो एम आ जाएगा। 10 से 7 हो गया -3, 13 से -3 कर दो 10 प्लस, डी से एन हो गया +10, जी से क्यू कर दो यानी कि +10, 10 से 18 हो गया यानी कि +8, तो 13 में 8 जोड़ोगे तो 21। क्या यही आंसर आ रहा है आप लोगों का, तो यस और नो। अगर आ रहा है तो मुबारक हो, आप सीख गए ये कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर ये तो हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होगा कि सवाल मान लो यही है, लेकिन मैंने यहां लिखा $J $9, और यहां मैंने लिखा $Q और $17, और फिर मैंने इसे कॉपी करके यहाँ से G13 में पेस्ट किया, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जब भी एब्सोल्यूट आएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें जो जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही उतार देना है, जो जैसा लिखा है उसे वैसा का वैसा ही उतार देना है। ये रिलेटिव नहीं, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है, लॉक कर देता है उसे वहीं की वहीं। ये कौन सा है दोस्त, तो आप कहिएगा कि भैया ये हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, ठीक है। अगर मैं एक और आपसे बात करूं मिक्स्ड सेल रेफरेंस की, किस चीज की, मिक्स्ड सेल रेफरेंस की, तो अब आप मुझे ये बताना कैसे होगा, थोड़ी सी बुद्धि अब आपको खर्च करनी पड़ सकती है अपनी, ठीक है। तो मैं इसे दोबारा बना ही देता हूं। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, मैं रतन देखो फिजिकल टू, मैंने यहाँ पे लिखा $J17 प्लस $M $9। बताएं क्या होगा, है ना, ठीक है भैया। तो बताएंगे एक बार है ना, बताएंगे एक बार क्या होगा अब इस सवाल का आंसर। तो इसमें इसने क्या किया, इसमें इसने, बताएंगे क्या होगा, चलिए
ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि देखो, अब जिसके आगे डॉलर लिखा है उसे तो वैसा का वैसा ही उतार दो, सोचो भी मत बदलने की। ठीक है, 10 से 17, 17 के आगे 10 के आगे डॉलर नहीं लगा, मतलब यहाँ पे है ना, तो ये 10 से 17 हो गया, तो ये मतलब +3 और 7 हो रहा है, तो 13 से 20 हो जाएगा प्लस। फिर हम देखेंगे एम, तो डी से एम हो गया यानी प्लस के 9। ठीक है, क्योंकि डॉलर नहीं है, तो जी में जब हम +9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ डॉलर लगा है तो यहाँ हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे और इसको यही रहने देंगे। तो इससे यस और नो आ गई बात समझ में कि $J20 प्लस पी $9। ठीक है भैया, तो आप सब ऑलरेडी उस्ताद हो, आगे बढ़ेंगे, ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा समय लग जाएगा देखो, लेकिन मैं कुछ और अच्छी चीज सिखाऊंगा, शायद वो आपसे आपके पेपर में पूछ ली जाए, क्योंकि मैंने कह दिया कि आज आपके और हमारे बीच में समय बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम हर चीज को बिना समय या किसी भी चीज की परवाह किए क्या करेंगे, कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ना एक एक्सेल की सीट बना रहा हूँ, और फिर कुछ और कैसे कठिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसे मैं यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन डिजाइन करूंगा। तो थोड़ा सा आप रुकेंगे, ये मैं क्या बना रहा हूँ, कॉलम बना रहा हूँ दोस्त, है ना। अच्छा तब तक आपका एक काम है, आप मुझे ये बता दो कि एम एस एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं सब टोटल, एम एस एक्सेल में सब टोटल कितने कॉलम मेरे भाई होते हैं, ये आपको बताना है। बताना भैया एक बार जल्दी से। ये तो कॉलम बन गए, अब अगर मैं रो और बना दूं, रो, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के हमने यहाँ पर क्या बना दी, एक अपनी एक्सेल की सेल बना दी, मतलब टेबल बना दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 16,384 होते हैं, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी, ये है एच, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब मैं इसकी कुछ कॉपी बना लेता हूँ। चलो, ये आ गया ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें से निकले आगे आ जाओ। अब मैंने यहाँ पर आपको सवाल, मैं कुछ यहाँ पर सेल्स में नंबर लिख देता हूँ, है ना, मैं कुछ यहाँ पे नंबर फिल कर देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया B3 में 30, डी में लिख दिया मैंने 6, यहाँ लिख दिया मैंने 5, और यहाँ लिख दिया मैंने 8, यहाँ लिख दिया मैंने 6, 4। ठीक है, एक मिनट मैं सोच लूँ थोड़ा सा। मान लो मैंने यहाँ पर ये लिखा, ठीक है, अब मैंने एक फॉर्मूला लगाया कि इस सेल, सेल है मेरी D3, सेल D3 में मैंने एक फॉर्मूला लगाया इजिकल टू B3 डिवाइड बाई C3। फिर मैंने इस D3 को कॉपी, मतलब जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, मेरा जो रिजल्ट आया वो आया मेरे भाई 5। अब अगर मैंने सेल D3 को कॉपी करके पेस्ट कर दिया कौन सी सेल में, मैंने इस सेल D3 को मेरे भाई कॉपी करके मान लो पेस्ट कर दिया D4 में, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर आंसर क्या आएगा। और अगर मैं इसे सेल D5 में पेस्ट करता तो मेरा आंसर क्या आता। इस तरीके के सवाल आपको फोटो बनाकर दिए जा सकते हैं, या फिर आपको मतलब ऐसे लैंग्वेज लिख दी जाएगी
कि सेल D3 में ये लिखा है, ये ऐसे करके मतलब खुद से भी बनवा सकता है आपसे। तो आप देखोगे सेल D4, और जब आप D3 को यहाँ पे D4 में पेस्ट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इजिकल टू देखो D का B हो गया तो D का B यहाँ हो जाएगा, 3 का 3 है तो 4 का 4 रहेगा, D से C हो गया डिवाइड, D का C तो D का C, 3 का 3 4 का 4, ठीक है। अब B4 वैल्यू क्या है हमारी 48, C4 में क्या है 12, यानी कि यहाँ पर 48 डिवाइड 12 ये आपसे करवा रहा है, और आंसर आ जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ चुका है। सेम यही चीज यहाँ हो जाएगी, इक्वल टू B5 डिवाइड बाई D5, यहाँ पर हमारा आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार का अगर कोई सवाल आया तो कर लोगे। लेकिन अब बात आती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की, कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा मान लो ऐसे करके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया इजिकल टू, मैंने यहाँ पर मेरे भाई एक फॉर्मूला लगाया इजिकल टू, नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पर लिखा कि मान लो सेल F3, सेल F3 में मैंने एक फॉर्मूला लगाया आपका इजिकल टू D3 प्लस नहीं D3 डिवाइड डॉलर E और $3। तो जब मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया तो इसका जो आंसर है वो आया 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि इस सेल F3 को कॉपी करके इसे सेल F4 में पेस्ट कर दिया, तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। फिर इसे कुछ देर बाद हमने इसी फॉर्मूले को सेल F5 में पेस्ट करा, आंसर क्या